सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से लेकर गीता प्रेस को मिले गांधी शांति पुरस्कार और आदि पुरुष फिल्म तक पिछले हफ्ते आपने हमें अपने ढेर सारे सवाल एक बार फिर भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। आने दीजिए सवालों को। चलिए शेखर, बिना वक्त जाया किया फिर मैं सबसे पहला सवाल लेती हूँ सिद्धार्थ रेड्डी का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मोदी की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में एक ऐतिहासिक यात्रा होगी? क्या ये भारत में अधिक एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन में तब्दील होगा, या क्या ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए श्री राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा को काउंटर करने के लिए एक पीआर अभ्यास मात्र होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नेता होते हैं कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन विपक्ष के नेता और जो आपके देश में अभी सत्ता में हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनके कहीं जाने में बहुत फर्क होता है। और ख़ास करके इस केस में क्योंकि ये स्टेट विजिट है, तो ये तो बहुत समय पहले प्लान होते हैं। तो ये सोचना कि राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए गए, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि भारत अमेरिका के जो संबंध हैं ये करीब 30 साल पहले सुधरने शुरू हुए थे। तो शुरू में सुधरने के बावजूद भी इसमें बहुत खींचातानी थी। जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थे, 2 रहे, तो क्लिंटन 1 में काफ़ी खींचातानी रही भारत और अमेरिका की। क्लिंटन 2 में जब कारगिल हुआ तब से ये सुधार ज़्यादा शुरू हुआ। हालांकि उसके पहले नरसिम्हा राव भी गए थे, उन्होंने भी जॉइंट सेशन यूएस कांग्रेस और सेनेट का एड्रेस किया था। तो उसके बाद से सुधार बहुत तेज़ होना शुरू हुआ और फिर 9/11 के बाद में तो बहुत ही तेज़ हो गया 2001 में, क्योंकि आतंकवाद एक तरह से दुनिया में बढ़ा। भारत में भी आतंकवाद था, कश्मीर में, बाकी भारत में। उसमें एक दुनिया को समझ आया, ख़ास करके अमेरिकनों को समझ आया कि इसमें बहुत लिंक आपस में। शुरू में तो वो नहीं माने, लेकिन फिर वो बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें रोल जो प्ले किया वो किस बात ने किया कि 1984-85 से, मैं कहूँगा 1985 से भारत की आर्थिक जो ग्रोथ थी वो एकदम बढ़ गई थी। क्योंकि कुछ सुधार राजीव गांधी ने किए, कुछ सुधार, मामूली सुधार उससे पहले इंदिरा जी ने भी शुरू कर दिए थे। उनके उस समय में सुधार क्या थे कि जो पहले गड़बड़ करी हुई थी कुछ वो कम कर दी। तो उसके बाद नरसिम्हा राव आए, फिर तो इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ ही। तो भारत की फिर जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती गई आगे। और ये 30 साल में जो कंपाउंडिंग कहते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि एक तो 10 साल सिंपल इंटरेस्ट होता है, सीधा ब्याज, सादा ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं। तो 30 साल के जो कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है ग्रोथ का, उसमें भारत अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत एक बहुत स्टेबल देश है। इस दुनिया में जब बहुत देशों में बहुत अस्थिरता है, बहुत इलाकों में अस्थिरता है, तो एक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है भारत दुनिया में। तो उसमें अब बहुमत की सरकार है, दूसरी बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, देश में बहुत लोकप्रिय हैं और वो दुनिया भर में जाना पसंद भी करते हैं और दुनिया भर में अपनी रिलेशनशिप्स बना के, और एक तरह से उनको ये कला आती है कि कैसे ये नेटवर्किंग इंटरनेशनल लेवल पे की जाए। तो सबको ऐड करें और साथ में 30 साल की कंपाउंडिंग के ऊपर इसको लगाएं, तो ये सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, ऐसे हुआ है। तो भारत की इस समय स्थिति दुनिया में अच्छी है। उसी का फ़ायदा भी अमेरिका के विजिट में भी हुआ है, लेकिन इसका ग्राउंड में कितना असर होता है ये अब काफ़ी भारत के ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर मैं वो जॉइंट स्टेटमेंट पढूं, जो साझा वक्तव्य है दोनों साइड्स का, वो 58 पैराग्राफ का है और हर पैराग्राफ बहुत लंबा है। आज का क्लटर उसी के ऊपर है। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात उसमें जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी सहयोग होगा। अमेरिका जितने टेक्नोलॉजी के रास्ते खोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, हाई पावर कंप्यूटिंग HPC कहते हैं, उसके ऊपर, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन वो तभी उनका असर हो पाएगा ग्राउंड पे जब भारत अपनी नीतियाँ, जो भारत अपना ग्राउंड उसके लिए तैयार कर पाए। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा विजिट हुआ और इसमें बहुत ठोस बातें भी निकल के आई हैं।
अगला सवाल विशाल कुमार यादव का लूंगी, वो भी पीएम के दौरे से जुड़ा हुआ है। विशाल कुमार यादव हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका विजिट से पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चीन दौरा, क्या अमेरिका द्वारा भारत और चीन के बीच बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश है? नहीं, देखिए ऐसे नहीं, भारत और चीन के बीच में बैलेंसिंग नहीं है। चीन एक बहुत बड़ी शक्ति है और चीन का दर्जा एक अलग है। चीन एक तरह की डिप्टी सुपर पावर है और वो आगे बढ़ रही है। अमेरिका अपनी जगह है लेकिन चीन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई भी देश, अमेरिका खास करके, ये नहीं चाहेगा कि चीन से उनके संबंध खराब रहें और ख़राब होते जाएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोडस विवेंडाई। भाई आपको आपका पड़ोसी है, उसके साथ रहना है, उसकी कई बातें आपको पसंद नहीं है, आपकी कई बातें उसको पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं है उसको इग्नोर करो, लेकिन कई बातों में आपको फ़ायदा भी है एक दूसरे का, तो वो फ़ायदे से उस रिश्ते को आगे लेके चलो। तो यही अमेरिका चीन के साथ कर रहा है। इसको ये सोचना कि भारत को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भारत में तो उसी समय लॉयड ऑस्टिन आए जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, और उसके बाद वहाँ पे जेक सलीवन आए जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, NSA हैं। तो ये बैलेंसिंग की बात नहीं है और किसी को अभी भारत और चीन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चीन का अलग दर्जा है। चीन, मैंने जैसे कहा, डिप्टी सुपर पावर है, एस्पायरिंग सुपर पावर है। भारत इस समय बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली स्विंग स्टेट है, जिसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट, जो कहीं किसी खेमे में नहीं होती ना। उसका अपना इतना दर्जा भी होता है कि उसका अपना खेमा बन जाए, लेकिन वो इशू बेस्ड किसी भी तरफ जा सकती है और जिस तरफ जाती है उसका पलड़ा फिर नीचे हो जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो भारत का वो दर्जा है, तो इसमें इस समय कोई कंपैरिजन या बैलेंसिंग नहीं है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी हमारे दर्शकों की रुचि है इसमें। सागर रूंगटा जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सेनेटर भारत को NATO+5 समूह का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे समूह के नाम का हिस्सा बनने के लिए इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली सहमत होगा? और अगर हाँ, तो रणनीतिक स्वायत्तता नीति या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी के लिए इसका क्या मतलब होगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि भारत ऐसी किसी गुटबंदी में फॉर्मली अभी आएगा, क्योंकि भारत को वो सूट नहीं करता। अभी मैंने कहा एक मिनट पहले कि भारत जियोपॉलिटिकल स्विंग स्टेट है। जिस समय वो किसी गुट में आ जाता है तो फिर वो स्विंग स्टेट नहीं रह सकता। और भारत की जैसी स्थिति है, भारत के साथ 3500 किलोमीटर का चीन का बॉर्डर है, फिर इतना बड़ा पाकिस्तान का है, दोनों परमाणु हथियार से लैस देश हैं, और भारत की अपनी बहुत सोच है, चाहे कोई भी सरकार हो भारत में, अपनी बहुत सोच है जो बिल्कुल पश्चिमी देशों के साथ पूरी तरह से नहीं जाती है। तो भारत को वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जिसको आप कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर भारत के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कहते हैं कि एक बैटिंग कर रहा है कोई बैटर, तो उसका एक पैर क्रीज के पीछे रहता है और फ्रंट फुट पे भी खेलता है। तो भारत अभी फ्रंट फुट पे भी खेल सकता है, बैक फुट पे भी खेल सकता है। तो किसी खेमे को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप एक फुट पे कमिट हो गए, या तो आप पीछे क्रीज के खड़े हो गए कि आप आगे जाएंगे ही नहीं, या बाहर जाके खड़े हो गए, बॉल मिस हो गई तो आप स्टंप हो जाएंगे, और अगर पीछे जाके खड़े हो गए, बॉल फुल आ गई तो आप LBW हो जाएंगे। मैं क्रिकेट का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि आप सब लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, इसलिए आसान हो जाता है। तो इसमें जैसे क्रिकेट में जो बैटिंग करता है उसको मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए, आगे जाना, पीछे जाना जब मर्जी, ऐसे ही देशों को भी चाहिए। तो भारत अभी मुझे नहीं लगता कि किसी फॉर्मली किसी गुट में ऐसे आएगा। शिखर, अगला सवाल M शास्त्री का है जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि गीता प्रेस पर कांग्रेस का हमला ऐसे हमलों की एक और सीरीज़ है जो उसकी हिंदू विरोधी छवि को मजबूत करती है। क्या कांग्रेस को एहसास है कि ये रणनीति उन पर ही उल्टी पड़ गई है? क्या उन्हें इतना भरोसा है कि वे हिंदू विरोधी होते हुए भी सिर्फ फ्रीबीज का वादा करके दोबारा सत्ता हासिल कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो कि मुझे लगता नहीं कि जहाँ तक मैंने देखा सारी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, एक आध नेता ने विरोध किया है ट्विटर वगैरह के ऊपर। तो गीता प्रेस गोरखपुर के जो पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी सबवर्सिव बात नहीं लगती है। हर धर्म अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपने आप को प्रोपेगेट करता है। क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा करती है, इस्लाम करता है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सब करते हैं, हिंदुज़्म भी करता है। पहले कम करता था, अब कुछ ज़्यादा करता है। तो उस समय में जब हिंदुइज़्म की प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय में गीता प्रेस गोरखपुर
एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आया, मुझे भी अपने बचपन से याद है, हमारे घर में तो गीता प्रेस गोरखपुर से कोई मैगजीन नहीं आती थी। हम किसी के घर जाते थे, लोग पूछते भाई कल्याण पढ़ते हो कि नहीं होता। कल्याण क्या है? कल्याण एक मैगजीन होती थी गीता प्रेस गोरखपुर की, बहुत पॉपुलर थी। लेकिन उससे बड़ी बात उन्होंने क्या की, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, जैसे भगवत गीता है, जैसे कि रामायण, जैसे कि उपनिषद, जो भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उनका उन्होंने बड़ी अच्छी टाइप के साथ, तस्वीरों के साथ, जो आइकॉनोग्राफी जिसे कहते हैं, उसको एक तरह से इंटरेस्टिंग बना के, दिलचस्प बना के उसकी किताबें बनाई, मैगजीनें बनाई, और वो घर घर में पहुंची, खास करके ऐसे घरों में जो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गांव में थे। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक हिंदू इवेंजलिज्म का काम किया। उसमें हिंदू इवेंजलिज्म का मतलब है कि हिंदू धर्म में कोई ऐसा डॉक्ट्रिन तो नहीं है कि आपकी एक किताब है या आपके कुछ एक मंत्र हैं, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और बहुत भगवान भी हैं। तो उन सब की कहानियाँ बना के, उनको ह्यूमनाइज करके, और उनकी एक तरह से कहानियाँ और मैसेज, ये था, इनका है तरीका प्योरिटैनिकल है, इनका व्यू जो है धर्म का वो भी प्योरिटैनिकल है, कंजर्वेटिव है। लेकिन ये भारत है, इसमें सेम धर्म, और हिंदुइज्म में तो खास करके आप कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और आप बिल्कुल लिबरल भी हो सकते हैं। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि रोज़ मंदिर जाएं, तीसरे दिन पूजा पाठ घर में कराएं, हर व्रत को रखें, और ऐसे भी आप हिंदू हो सकते हैं कि आप कभी मंदिर ना जाएं, कभी पूजा पाठ ना कराएं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका फेवरेट बैट्समैन कभी कोई 99 पे खेल रहा हो तो आप बोले अरे भैया हे भगवान उसके 100 बना देना, है ना। तो इसमें बहुत हमारी रेंज है। तो उसके अंदर जो गीता प्रेस ने किया, कोई ऐसी सबवर्सिव बात उसमें नहीं थी या कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं थी जिसके लिए इस तरह के स्टेटमेंट किए जाए। हालांकि ये ज़रूर है कि जो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उससे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे परेशान रहते हैं जैसे कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से भी रहते हैं कि उन्होंने जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को, देवी देवताओं को एक तरह से इंसान का रूप दिया और कपड़े ऐसे पहनाए जो आजकल के कपड़े होते हैं, साड़ियाँ पहनाई या और कपड़े पहनाए। तो एक तरह से कंटेम्प्रेरी तरीके से उन्होंने ह्यूमनाइज किया और उसी को देख के हर जगह फिर मूर्तियाँ बननी भी शुरू हो गई। तो ये हर धर्म का एवोल्यूशन होता है समय के साथ साथ, और ये पॉपुलर कल्चर नहीं है, पर मैं कहूँगा ये सेमी पॉपुलर कल्चर है जिसके थ्रू ये हुआ है। तो वही गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चली है, उसके बाद लोगों ने खरीदी है। कोई ऐसा ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। इसके लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी से जुड़ा एक और सवाल लूँगी शेखर। शिवरामा कृष्णा का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि गीता प्रेस ने सस्ती दरों पर सभी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करके हिंदू धर्म के आध्यात्मिक हिस्से को जीवित रखने में कुछ अच्छा काम किया है। हर भारतीय उनके योगदान के बारे में पढ़ता या जानता है। क्या आपको नहीं लगता कि गीता प्रेस गांधी शांति पुरस्कार की हकदार है? वे कभी भी विवादास्पद नहीं होते। क्या आपको लगता है कि वे कांग्रेस से इतनी बेइज्जती को डिजर्व करते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस से इतनी बेइज्जती नहीं हुई, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ फॉर्मली नहीं कहा। ये ज़रूर है कि इस कांग्रेस में वो इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं है जैसे कि आप कहें इंदिरा जी के समय तक थी। इंदिरा जी का समय होता तो इसके 100 साल होने पे इंदिरा जी अपने आप ही एक चिट्ठी लिख देती और एक स्टेटमेंट इशू कर देती, और आज के ज़माने में होते एक ट्वीट भी कर देती, और उसमें कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर है जिसने कि हमारी कल्चर को, संस्कृति को, हिंदू धर्म को, इस सबको एक इतना लिटरेचर दिया है, साहित्य दिया है, वगैरह वगैरह, जैसे कि उन्होंने सावरकर के बारे में भी लिखा था। तो ये जो कांग्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट और रेडिकल इन्फ्लुएंस में है, और इसमें कई लोग भी ऐसे हैं जो इस बात को कह सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस थोड़ी चिंतन करके सोचेगी तो फॉर्मल तरीके से इसके खिलाफ बोलेगी, और अभी भी छुटपुटी कुछ कांग्रेस के लोगों ने इसके खिलाफ बोला है। ज़रूर मैं कहूँगा कि गीता प्रेस इसको डिज़र्व नहीं करती है। आप उनसे एग्री करें, आप उनको ना एग्री करें, उनको पढ़ें ना पढ़ें। मुझे कहीं मिलती भी थी बचपन में, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, फिर भी हम कुछ उसको खास पढ़ते नहीं थे। तो ये आपके चॉइस की बात है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन वो कोई भारत का नुकसान नहीं कर रही है। अगला सवाल संचित सुमन का है, जो कि हमारे मेंबर है, पूछ रहे कि कई खालिस्तान अलगाववादी नेताओं की मौत किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। पिछले दिनों इनफेमस ISI द्वारा इसे संचालित किए जाने की खबरें आई थी।
वो बोल रहे हैं मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इन नेताओं के खात्मे से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वे हमारे लिए काफ़ी चिंता पैदा कर रहे थे। इस बात पर आपने थोड़े अपने विचार बताए। देखिए इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जब तक कुछ पता नहीं हो तो उसके ऊपर आपको अटकल नहीं लगानी चाहिए, स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सवाल है, ये बात ठीक है कि 3 लोग एक के बाद एक 3 विकेट डाउन हुए हैं। 2 तो उसमें मारे गए हैं, हत्या हुई है, और तीसरा बीमारी से गए हैं। हालांकि उनके भी बहुत अफवाहें फैल गई थी कि पॉइजनिंग हो गई, जहर से मारे गए। फिर देखा हॉस्पिटल में काफ़ी दिन से थे, फिर उनके लोगों की तरफ से ये मैसेज आया कि उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन वो नौजवान थे और वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कि भारत के हाई कमीशन के ऊपर उस दिन हमला किया और भारत के झंडे को नीचे उतारा। तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहना बात ठीक नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूंगा। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म है, तो उसमें उन्होंने कहा, थोड़ा आधे मजाक की बात कर रहा हूँ, आधे मजाक की, आधी संजीदा आधे मजाक की बात, कि एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, उसमें कहा वंस इज हैपनस्टांस, कुछ होना था हो गया, होनी हो गई, क्या करें। ट्वाइस इज कोइंसिडेंस, संयोग हो गया, अरे भाई 2 चीजें एक साथ हो गई, बड़ा संयोग हुआ। थ्राइस इज एनिमी एक्शन, तो 3 बार हो जाए तो दुश्मन की कार्रवाई है। तो मैं सिर्फ जेम्स बॉन्ड की बात बताऊंगा, इसके अलावा मुझे इसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई इंसाइट नहीं है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन मुझे मौका मिला एक जेम्स बॉन्ड की कहानी बताने का और थोड़ा सा आपको भी हंसाने का, आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का, तो मैंने कहा उस मौके को क्यों छोड़े, फुल टॉस है, इसको कहीं ना कहीं तो मारना चाहिए। चलिए शेखर, अगला सवाल आ रहा है आदित्य का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आप आदिपुरुष से जुड़े विवाद को कैसे देखते हैं? समाज के सभी वर्गों ने इसकी आलोचना की है। क्या आपको नहीं लगता कि फिल्म निर्माताओं को रामायण पर आधारित फिल्म बनाते समय थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था? देखिए ऐसे है कि मैंने फिल्म देखी नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फिल्म देखूंगा ही नहीं, लेकिन जब मौका मिलेगा शायद देख लूँगा। मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल की बात यह है कि जो हमारे देवी देवता भगवान है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बहुत जगह होती है और उसमें आप कैसे कहानी बता सकते हैं, उसके अंदर आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आपको अब शक हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि आदिपुरुष में क्या दिखा दिया, तो आप मेरे साथ चलिए। हर छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, शहर में दशहरे के पहले रामलीला होती है, वो वहाँ की भाषा में होती है। अच्छा, रामलीला का मतलब क्या होता है? रामलीला का मतलब इतना धार्मिक, लोगों को आके पूजा करें। वो एक तरह रात को लोग जाते हैं वहाँ पे, थोड़ी मस्ती भी होती है, मूंगफली खाओ, है ना, थोड़ी सर्दी हो गई तो थोड़ी सी आग जला लो, उसके पास खड़े हो जाओ, गपशप करो। और जो डायलॉग होता है रामलीला का स्टेज पे, वो भी एक तरह से एंटरटेनिंग होता है। और हमारे बचपन में हमें याद है, क्योंकि स्टेज वो एक ही स्टेज होता है, तो एक सीन पहले हो गया, उसके बाद दूसरा सीन सेट करना है, तो करीब कई बार 1 घंटा भी लग जाता था उसके लिए। तो जब वो सीन सेट हो रहा होता था तो वहाँ पे लोगों को बिजी रखने के लिए कि लोग बोर ना हो जाए, कोई डांसर आता था। अच्छा, उस ज़माने में महिलाएं तो आती नहीं थी डांस करने के लिए, आदमी आते थे औरतों की ड्रेस पहन के। मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, पंजाब की, हरियाणा की। तो रामलीला की पब्लिसिटी ऐसी होती थी। हमारी रामलीला में जो भी नाम रामलीला का हुआ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इस साल हेलन डांसर आएगा, है ना क्योंकि हेलन उस टाइम बड़ी फेमस डांसर थी हिंदी फिल्म में। तो जो आदमी भी यहाँ डांस करता था लड़की के कपड़े पहन के, हेलन डांसर आएगा। अच्छा, डायलॉग भी उसका बहुत कलरफुल, मसालेदार होता था। तो और जैसे मुझे याद है कि धनुष, जब वो स्वयंवर होता है सीता जी का, तो दुनिया भर के वो दिखाते थे राजा आ रहे हैं, कोई सब फनी राजा आते थे, बेढा, उल्टे सीधे, और जो भी उठाते थे, कोई गिरता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो हम सब इंतजार करते थे जब बच्चे थे राजा खड़क सिंह के आने का। अच्छा। तो एक राजा खड़क सिंह आते थे, कहते चलो चलो आज वो स्वयंवर है, खड़क सिंह आएगा। तो फिर खड़क सिंह आता था, तो फिर पहले बोलता था कि मैं ये धनुष उठाऊंगा, क्योंकि हर राजा दिखाता था कि मैं धनुष उठा लूंगा, वो नहीं उठा पाता था। अल्टीमेटली भगवान राम उठाते थे। तो खड़क सिंह आता था, तो फिर वो बोलता था, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो सब उसको देखने जाते थे स्पेशली। तो अब उसमें आप क्या बोलेंगे? वो एक तरीका है कहानी बताने का। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने हिंदुस्तान के, भारत के इतने गांवों, शहरों, कस्बों में ऐसे रामलीला के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा मसालेदार डायलॉग के ऊपर किसी ने कोई कहा है कि हमारे धर्म की बेइज्जती हो गई। अब वही अगर आपने एक और तरीके से
फिल्म में इस्तेमाल कर लिया तो उसमें कोई इतना बुरा मानने की बात नहीं है। हर फिल्म जो हो रिलीजियस थीम पे हो, कम से कम हम अपने धर्म के बारे में तो कह सकते हैं कि जो रिलीजियस थीम पे भी हो, वो कोई लोग इसलिए नहीं जाते सिनेमा हॉल में कि उनको जाके वहाँ पूजा करनी है। पूजा करनी है तो सत्संग में जा सकते हैं, जगराते में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। जब सिनेमा हॉल में जाते हैं आमतौर पे तो एक कहानी देखने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ, और जितनी भी पुराने बातें हैं, एपिक्स हैं, महाभारत हो, रामायण हो, उसके अंदर कई कहानियाँ हैं जी। इन सब के कंटेम्प्रेरी पैरेलल्स भी हैं। अब आप देखिए महाभारत की थीम के ऊपर कितनी और फिल्में बनी हैं। यह आप देखिए जैसे विशाल भारद्वाज ने एक ट्रिलॉजी बनाई, वो शेक्सपियर के ऊपर है, शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज हैं उनके ऊपर है। तो जैसे कि ओथेलो के ऊपर ओंकारा बनाई, और हैमलेट के ऊपर विशाल भारद्वाज ने हैदर बनाई। अब आप सोचिए कि कहाँ हैमलेट, कहाँ शेक्सपियर, कहाँ हैदर, कहाँ कश्मीर शाहिद कपूर। तो ये थीम्स हैं, इनको समझना, ये थीम्स हैं। इसमें जो क्रिएटिविटी होती है उसको सब समझना ज़रूरी है, और क्रिएटिव लाइसेंस कुछ होता है। शिखर, अगला सवाल रोहित श्रीवास्तव का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि चूंकि विपक्ष एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों के कमिटेड वोट बैंक को देखते हुए क्या कोई स्विंग वोट है जिसे विपक्षी गठबंधन को लुभाने की कोशिश करनी चाहिए? अगर हाँ, तो ऐसे मतदाता समूह के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का करीब 20%, 19.5 से 20% पक्का वोट है, वो कहीं जाता नहीं है। वो 2 चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं, 2014 में, 19 में, फिर भी उनका 19.5% वोट आया जी। ऐसे बीजेपी का जो कमिटेड वोट है वो करीब मैं कहूँगा 24-25% इस समय है। मोदी जी के नीचे 2014 में ये 31% हो गया, 2019 में ये 37 से थोड़ा ऊपर प्रतिशत हो गया। तो ये जो 24 से 37 होता है, ये एक तरह से स्विंग वोट है भारत में जी। अब 24 से जो 34 हुआ, उसको फिर से 24 होना जरूरी नहीं है बीजेपी को कमजोर करने के लिए। अगर वो 37 से इस समय मान लीजिए कि 28 हो जाए, और कांग्रेस पार्टी का 19 से 22 हो जाए, और बाकी पार्टियां और एक साथ मिल जाएं कांग्रेस, और उन सब में मिला के 3-4% वोट और इधर आ जाए, जो बीजेपी का 37% है, मान लीजिए वो 30, 28, 29, 31, 32 ऐसे कुछ भी हो जाए जी। तो फिर ये जो 303 सीटों वाली बात है, ये बहुत मुश्किल हो सकती है, दुश्वार हो सकती है। तो अपोजिशन का इस समय टारगेट, अगर वो यथार्थवादी रियलिस्टिक टारगेट है, तो यही होगा कि भाई बीजेपी को हरा तो नहीं सकते अगली बार, लेकिन उनको कोई तरीके से 50 सीटें कम करा दी जाएं जी। और वो उन सीटों को देखेंगे जहां बीजेपी 1 लाख से कम वोट से जीती थी पिछली बार, ऐसी सीटें 77 हैं, 77। तो अगर वहां पे ये मिलके लड़ें और कोशिश करें, तो ये एक स्ट्रेटेजिक उनके लिए एक ओपनिंग है। अब बीजेपी भी कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हुई है, वो भी देखेगी अपोजिशन की वो सीटें जिन पे वो बहुत कम सीटों से जीते थे। तो ये बहुत भारी संघर्ष होने वाला है। इसमें 1 से 2 भले, 2 से 10 भले, 10 से 15 भले, तो 15 सीट पार्टियां एक साथ मिलेंगी, उनका फर्क तो पड़ेगा। लेकिन राजनीति में, खास करके हमारी वोटों की राजनीति में, हमेशा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 4 नहीं होते हैं जी। क्योंकि लोग इस तरफ अरिथमेटिक के ऊपर नहीं होता है, लोग बहुत चीज़ें, इसके अंदर केमिस्ट्री भी होती है, इसके अंदर साइकोलॉजी भी होती है, इसके अंदर फिलॉसफी होती है, इसके अंदर बहुत लोगों की सोच है। और अभी बहुत समय इस चुनाव में, उसके पहले बहुत बदलाव होने वाले हैं देश की राजनीति में। अगला सवाल सक्षम राय का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट प्यू रिसर्च सर्वे में कहा गया है कि 53% भारतीय विवाह समानता या मैरिज इक्वालिटी का समर्थन करते हैं। बोल रहे, मैं जानता हूं कि प्यू रिसर्च आमतौर पर बहुत विश्वसनीय है और हर सेक्शन को कवर करता है, लेकिन 53% की इस संख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इतना समर्थन होते हुए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार ये कंजर्वेटिव सरकार है, और इन मामलों में भारत में सब सरकारें कंजर्वेटिव हैं। तो पहली बार तो जो प्यू की रिसर्च है, प्यू की रिसर्च का दुनिया भर में बहुत इसका बोलबाला है, लोग मानते हैं इसको। और रिसर्च सर्वेज जो होते हैं, ये नहीं कि वो अरे आपका तो सैंपल 2000 का, आप कैसे कर सकते हैं। ये रिसर्च भी एक विज्ञान है, ये साइंस है।
तो वो 2000 भी तरीके से चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 का सर्वे हुआ वो 2000 के सर्वे से बेटर होगा, या 20 लाख का सर्वे हुआ 2000 के सर्वे से बेटर होगा। आपने सैंपल कहाँ से चुना, उसको एनालाइज कैसे किया। तो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि सर्वे एक्यूरेट है, क्योंकि भारत के अंदर आम तौर पे हम लोग पर्सनल मामलों में लोगों के दखल नहीं देते हैं। जो जिसकी मर्जी है वो वैसा करे, लेकिन सरकारों के लिए मानना, खास करके कंजर्वेटिव सरकारों के लिए मानना, ये बहुत मुश्किल है। तो भी वो सरकारें भी कहती हैं भाई जो होता है वो तो हो ही रहा है। अब इसके अंदर देखिए, सरकार के वकील ने भी जाके कोर्ट में बोला कि यार आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, मैं उसको पूरी कर देता हूँ। तो एक वकील ने कहा कि मैं अपने पार्टनर के साथ बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, तो उन्होंने कहा हम कुछ चेंज कर देंगे, आप वो कर सकेंगे। तो ऐसी बातें सरकार करती है। लेकिन भारत जैसे देश में किसी भी सरकार, मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो इस पे कोई वो अलग व्यू लेती, क्योंकि कांग्रेस पब्लिकली ऐसी कोई बात कह भी नहीं रही है। जी, आज का आखिरी सवाल लूँगी, केवी कार्तिक का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या ये फ्रीबीज का प्रचार 2024 के आम चुनावों तक जारी रहेगा, और श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति देखने के बाद भी लोग फ्रीबीज के लिए वोट क्यों करते हैं? देखिए, फ्रीबीज का तो चलेगा, क्योंकि फ्रीबीज एक तरह से भारत की राजनीति का हिस्सा बन गई है और इसमें कोई भी मना नहीं करेगा। मोदी जी ने जो भाषण दिया यूएस कांग्रेस में जॉइंट सेशन में, उन्होंने कहा, हालांकि वो अपनी टेक्नोलॉजी बता रहे थे कि एक बटन दबाया और इतने करोड़ किसानों को पीएम किसान में पैसा आया। तो वो भी तो जैसे फ्रीबीज है वैसे वो भी फ्रीबी है। तो सभी फ्रीबी कर रहे हैं, और ख़ास करके जो इस समय सत्ता से बाहर है, जिसको सत्ता में आना है, उसके लिए ज़्यादा दबाव होता है और टेम्पटिंग भी होता है कि मैं ज़्यादा फ्रीबीज ऑफर करूं, जैसे कि कर्नाटका में कांग्रेस ने करी, हिमाचल में कांग्रेस ने करी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करी, फिर पंजाब में करी। तो ये कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज़म है, लेकिन इसमें दूध का धुला कोई भी नहीं है। तो ये चलता रहेगा। हाँ, ये मैं आपसे कहूँगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण बिल्कुल इसमें पूरी तरह से सूट नहीं करता है। कुछ हद तक करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उन देशों की और बड़ी समस्याएं हैं। अगर आप दोनों को देखें, श्रीलंका और पाकिस्तान में, उनकी बहुत और समस्याएं हैं। गवर्नेंस ख़राब है, सरकारें बहुत ही डिक्टेटोरियल हो गई, और उन्होंने फिर जैसे डिक्टेटोरियल सरकारें बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं, ऐसे उन्होंने करी। पाकिस्तान में आप देखें कि जैसे आतंकवाद, जब मैं पहली बार पाकिस्तान में गया था 1985 में, तब मुझे लगा कि यार ये देश तो हमारे देश से बहुत अमीर है, क्योंकि हर पाकिस्तानी लगा अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, बिजली लगातार आ रही है वहाँ पे, टेलीफोन बेटर काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी सड़कें बेहतर हैं, एयरपोर्ट बेहतर है, सब कुछ बेहतर था। और वो जब घर आके देखा, मैंने वापस भारत आके, ये पहली बार मैं सन 85 में गया था, जब मुझे वीज़ा मिला था, तो सिख हाईजैकर से कि इंडियन एयरलाइंस के प्लेन के उनका मुकदमा हो रहा था, तो उसको कवर करने के बहाने से मिला था। तो वापस आके जब चेक किया तो सन 85 में पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम थी, आमदनी पर कैपिटा हर आदमी की, हर इंसान की, वो भारत से 65% ज़्यादा थी। 65%, इतना फ़र्क था। आज अगर आप देखें तो भारत की पाकिस्तान से करीब 40% ज़्यादा हो गई है। तो जो 65% पाकिस्तान की लीड थी वो तो ख़त्म हुई, और 40% भारत की लीड अब हो गई है, और वो गैप बढ़ रहा है। ये क्यों हुआ? ये इस कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण इसका यही है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपना राजनीति का, अपनी स्ट्रैटेजी का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया, बल्कि मैं कहूँगा कि केंद्र बिंदु बना लिया। अच्छा। तो उससे उनके देश का जो टैलेंट था वो चला गया, देश में दुनिया भर के लश्कर पैदा हो गए, देश में फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, टैलेंटेड लोग चले गए, देश की पूंजी चली गई, देश का बहुत टैलेंट बाहर चला गया। तो पाकिस्तान का केस ये है कि जिसने अपनी गाड़ी के दोनों पहियों में अपने आप ही गोली मार के पंक्चर किया, और फौज का राज चला, और अब फौज का राज चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम में। क्यों हुआ? वहाँ फौज की इतनी पावर क्यों है, उसका वर्चस्व इतना क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है कि भारत के साथ परमानेंट दुश्मनी और भारत का परमानेंट डर दिखाना फौज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान ने ऐसे अपना नुकसान किया। जो श्रीलंका है उसका भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, क्योंकि उनके यहाँ एक डिक्टेटर वो फौज के नहीं थे, वो इलेक्टेड थे लेकिन डिक्टेटर बन गए, महिंदा राजपक्षे। फिर उन्होंने अपनी कैबिनेट में सारे अपने घर के आदमी भर लिए, अपने 2 भाई, अपना लड़का, भतीजे, मतलब ऐसी कैबिनेट
पंजाब में हमारे एक समय हुई थी बादल साहब के समय में अकाली कैबिनेट, तो मेरे ख्याल एक समय में वहाँ 5 लोग थे एक परिवार के, पर यहाँ तो उससे भी ज़्यादा थे और देश की कैबिनेट। फिर जो करना है करो। तो उसमें एक तो पाकिस्तान की तरह उनकी भी सेना ओवरसाइज्ड थी। अब पाकिस्तान में भी देखें कि भारत से 1/6 कंट्री है, देश है, छठा हिस्सा 7वां हिस्सा है, लेकिन जो सेना है उसकी वो हमारे से करीब 60-65% है। अच्छा। तो वो ओवरसाइज सेना है। ऐसे ही श्रीलंका सिर्फ 2 करोड़ लोगों का देश है। 2 करोड़ लोगों के देश में करीब 2 लाख की सेना, भारत की 10 लाख की है 143 करोड़ में जी। तो वो 2 लाख की सेना तब बनी थी जबकि लंका के उत्तर में LTT वगैरह के साथ लड़ाई हो रही थी। लड़ाई खत्म हो गई। जब लड़ाई खत्म हुई तो उस फौज को डिमोबिलाइज करना चाहिए था, और वो बल्कि नौजवान लोग थे, ट्रेंड लोग थे, उनको समाज में भेजना था कि नौकरी करो, काम करो, एंटरप्राइज शुरू करो, आपकी देश को ज़रूरत है। लेकिन वो बड़ी सेना रखे रहे, तो एक उसका खर्चा बहुत होता है। अगर आप श्रीलंका में इस समय देखें तो उनकी 2 करोड़ 10 लाख की आबादी है, लेकिन 20 लाख लोग उसमें से या सरकारी मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और या सरकार की पेंशन पे हैं। तो कितना नोट छापेंगे आप? और उसके ऊपर जैसे कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला कहते हैं ना, और उसमें भी आटा गीला अपने आप किया। जैसे कि पाकिस्तान ने अपनी गाड़ी में पंक्चर किया, इन्होंने कंगाली में अपना आटा अपने आप गीला किया। वो कैसे किया कि महिंदा राजपक्षे को कुछ लोगों ने जाके सिखा दिया, उसमें 1-2 भारत के भी हमारे ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं, महारथी, जाके सिखा दिया कि जी आप सारी खेती को बिल्कुल ऑर्गेनिक कर दो, आप खाद भी बंद कर दो यहाँ पे इस्तेमाल करनी, और आप कीटनाशक दवाएं भी इस्तेमाल कर दो, और फिर देखो क्या होगा, और आप दुनिया में नेता बन जाओगे। अच्छा, वो शेख चिल्ली अपना महिंदा राजपक्षे, आप सबको पता होना चाहिए शेख चिल्ली कौन थे। तो वो UN में गए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलने गए और बोले मैं नेता हूँ, मैं दुनिया को दिखाऊंगा क्लाइमेट चेंज में कैसे करना है, मैंने अपने सारे देश की खेती को ऑर्गेनिक कर दिया है। अरे कुछ प्लान नहीं किया, कुछ सोचा नहीं। आप इतने बड़े, आपका जो कमाई होती है वो प्लांटेशन से एक्सपोर्ट है, चाय है, मसाले है, दालचीनी है, काली मिर्च है, इलायची है, सब बंद हो गया। और कुछ ऐसा समय आ गया कि एक तो खेत बर्बाद हो गए, और जैसे देश में बर्बादी हो रही है अर्थव्यवस्था की, किसान बेचारे अपनी अपनी लौकी कीड़ों वाली, छेद वाली लेके सड़क पे खड़े हुए थे, कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले, क्योंकि जब आप कीटनाशक डालेंगे नहीं। और अचानक अच्छा, फिर उन्होंने कहा नहीं ये तरीका नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं एक और नई तरह की खाद मंगाता हूँ जो कि एक जैविक खाद है। तो चीन से खाद इंपोर्ट कर ली बहुत सारी। अब चीन मुफ्त तो कुछ देता नहीं है, तो उसके तो लेटर ऑफ क्रेडिट खुल गए। वो खाद आई तो फिर उसको एक बार टेस्ट किया तो पता लगा उस खाद के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल, हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो लंका में होते नहीं, कि नए बैक्टीरिया आ जाएंगे, सारा लंका बीमार हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो उसको फिर कहा बंदरगाह पे रहने दो। तो जो खोली होगी बदबू भी आई उसकी, लेकिन पैसे दे दिए चीन को, खाद पड़ी रही वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मिला के देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हुआ। देखिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी नहीं है। श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे सारे उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। आप देखें कि इस समय भारत से वो करीब 60-70% ज़्यादा है पर कैपिटा। और जो उनके सोशल इंडिकेटर्स हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, जैसे एवरेज एज, ये सब चीज़ें जिनमें हमारे देश में केरला सबसे आगे है, श्रीलंका केरला से भी आगे है। तो श्रीलंका ऐसा बास्केट केस देश नहीं था, उसको बना दिया। तो ये भी ऐसा ही केस है कि अपने आप उस देश के नेताओं ने अपने देश की बर्बादी करी है। अगले महीने श्रीलंका के जो अभी के राष्ट्रपति हैं वो भारत आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल काफ़ी बातचीत होगी। भारत ने श्रीलंका की काफ़ी मदद भी की है, और IMF से आगे और चीन सबसे आगे जाके भारत ने मदद की है। करीब $5 बिलियन उनको मदद की है, छोटे से देश को, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी भी जैसी स्थिति है, श्रीलंका थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। और श्रीलंका ने जो IMF कहता था उन्होंने वो किया, उनको IMF का भी लोन मिल गया है। जबकि पाकिस्तान में क्योंकि फोकस नहीं है और बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, अभी भी पाकिस्तान IMF के पैसे नहीं ले पाया है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।